नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला है इस वक्त की खास खबर बात करने का। आपको बता दें कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का एनडीए ने ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा ने सभा के सभी कमेटी की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान करा। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि विपक्ष ने भी अपने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र से शरद पवार ने अपने आवाज से इस नाम की घोषणा की। उन्होंने घोषणा के बाद खुद मीडिया के सामने आते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात नहीं हो पाई है, वह किसी कॉन्फ्रेंस को लेकर बिजी थी। इसके बाद उनको लेकर इस नाम के बाद चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बनाया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रह चुकी मार्गरेट अल्वा अब जगदीप धनखड़ के सामने उपराष्ट्रपति चुनाव में लड़ेंगी। आपको बता दें कि इस दौरान उनको लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन एनडीए ने अचानक जगदीप धनखड़ का नाम सामने लाया, जिससे सियासी गलियारों में गर्मागर्मी मच गई। इससे पहले कोई और कयास लगाए जा रहे थे कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए अपने नाम का खुलासा तो करेगी, लेकिन इसमें यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय से या मुस्लिम समुदाय से उपराष्ट्रपति एनडीए की तरफ से बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी राज्यपाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया। किसान बेटे जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले जगदीप धनखड़ को ये बनाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच एनडीए की ओर से राजस्थान के किसान बेटे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना गया है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और उपराष्ट्रपति की घोषणा के बाद ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि वह अपने साथ एक शानदार कानूनी विदाई और गवर्नर करियर लेकर आए हैं। उन्होंने हमेशा किसान, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी की बात यह है कि वह हमारे उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में इन सभी बातों को रखा है। संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता भी मौजूद रहे थे। इसके बाद राष्ट्रपति के लिए बीजेपी ने आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू को उतारा और अब उपराष्ट्रपति के लिए बीजेपी ने जगदीप धनखड़ पर दाव लगाया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। जगदीप धनखड़ को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाने के लिए पीछे भी कई पहलू नजर आते हैं। खास बात यह है कि इस समय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी राजस्थान से आते हैं और उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार बने हैं वह भी राजस्थान से आते हैं। अगर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो राज्यसभा के स्पीकर भी राजस्थान से ही हो जाएंगे। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी का ठीक ठाक दबदबा है। जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐलान करना बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले राजनीतिक गलियारों में कई और कयास लगाए जा रहे थे और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वही किया जिस घोषणा से पहले हमेशा उनका यही तरीका रहा है कि जब भी वो किसी नाम की घोषणा करते हैं तो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि सारे कयासों से दूर वो ऐसे नाम की घोषणा करते हैं जिनसे कब राजनीतिक गलियारों में बातें और सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। और लगातार अपने कभी भी घोषणा पर इससे पहले जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था तो इससे पहले भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार को लेकर कई और कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। ठीक इसी तरह उपराष्ट्रपति पद के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग या फिर अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से
ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उपराष्ट्रपति पद इन्हीं दो में से हो सकते हैं, लेकिन इस बार वो दरकिनार करते हुए फिर से सबको चौंकाने वाली घोषणा एनडीए सरकार की तरफ से हुई। एनडीए की तरफ से गठबंधन के बीच हुई। एनडीए ने फिर तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा हुई तो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गईं। सभी के बयान आने लगे और कहीं खुशियों की लहर आ गई तो कहीं गुस्से की फुहारे फूटने लगे। आपको बता दें कि जैसे ही जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सामने आया तो उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके परिवार और उनके भाई ने खुद उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें बहुत ही गर्व महसूस उनके भाई पर महसूस हो रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको एक और बात बता दें कि विपक्ष ने भी मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवार बनाया है। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत हो चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं और इन सदस्यों के वोट को अगर मिलाएं तो ही उपराष्ट्रपति की जीत होती है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जीतने के लिए 391 वोटों की ज़रूरत होती है और खुद बीजेपी के पास 394 सदस्य मौजूद हैं, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ की जीत हो चुकी है, बस एक औपचारिकता ही बाकी रह चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो विपक्ष की ओर से उम्मीदवार का जो ऐलान किया गया है, विपक्षी दलों ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया। मार्गरेट अल्वा गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं, राजस्थान की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। आपको बता दें कि अब ये उपराष्ट्रपति की जो लड़ाई है दो राज्यपालों के बीच में आ गई है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और दूसरी तरफ गोवा की राज्यपाल रह चुकी, राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी और वह मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। विपक्ष ने उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है मार्गरेट अल्वा और क्या है उनका ओहदा। मार्गरेट अल्वा का जन्म 14 अप्रैल को 1942 के कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई कर्नाटक में ही पूरी की। उसके बाद मार्गरेट कांग्रेस से जुड़ी और कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा भेजने के बाद वह अलग अलग मंत्रालयों की समितियों में शामिल रहीं। तो वहीं कांग्रेस ने उन्हें 1975 में पार्टी का महासचिव भी बनाया था। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कांग्रेस की कद्दावर नेता, कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं में से एक मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। 1975 की अगर बात करें तो 1975 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 1975 में महासचिव बनाया था। अल्वा कुल 4 बार, अगर मार्गरेट अल्वा की बात करें तो मार्गरेट अल्वा कुल 4 बार राज्यसभा की सदस्य रही हैं। उसके बाद 1999 में वो लोकसभा की सदस्य भी चुनी गई। बता दें कि मार्गरेट अल्वा गोवा की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो कई कयास लगाए जा रहे थे, आखिर अचानक से एनडीए ऐलान कर देती है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का और वो एक राज्यपाल के तौर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जगदीप धनखड़ का नाम सामने आता है। ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल का नाम ही उपराष्ट्रपति के तौर पर देना पड़ा। इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों उपराष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को लेकर अभी तक कुछ साफ तौर पर नहीं बोल पाए हैं। इसको लेकर भी कई सवाल राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं ने धनखड़ के नाम के ऐलान की खुशी जताई है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जैसे ही उनका नाम सामने आया तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं ने धनखड़ के नाम के ऐलान की खुशी जताई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत राय कहते हैं कि मैं इस खबर से बेहद खुश हूं। धनखड़ एक लड़ाकू व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही मजबूत है।
तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। वहीं टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम सामने आया तो टीएमसी ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि फिलहाल मैं इस बारे में कोई टिप्पणियां नहीं करूंगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने सवाल किया, बीजेपी अल्पसंख्यक का चेहरा कहां गया। आपको बता दें कि बीजेपी उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया। जैसे कि मैं शुरुआती दौर में बता रहा था कि बीजेपी का अल्पसंख्यक चेहरा कहां गया। इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अब धनखड़ राज्यपाल नहीं रहेंगे, ऐसे में रोजाना बेवजह सरकारों को कटघरे में खड़ा करने का सिलसिला थम जाएगा। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तो नोकझोंक देखने को काफ़ी बार मिल चुकी है, जिसको लेकर वो लगातार पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं और मुखर होकर अपनी आवाज़ सामने बोलते हैं। इसको लेकर ही उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि धनखड़ कानूनी मामलों के विशेषज्ञ हैं और कई बार बढ़िया बातें करते हैं, वे बीजेपी के नजदीकी हैं, इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जैसे ही उनके उम्मीदवार का नाम का खुलासा हुआ तो कई राजनेताओं के बयान आए तो उन्होंने यही उम्मीद लगाई कि वो बीजेपी के नज़दीक हैं, तो इस वजह से ही उनको एनडीए ने उनको उम्मीदवार बनाया है। उधर सीपीएम नेता विकास रंजन ने कहते हैं कि बीजेपी ने धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर एक बेहतरीन दांव चला है, ये संविधान को समझते हैं, ऐसे में उनसे बीजेपी को सहायता ही मिलेगी। कई बयान राजनेताओं के मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके के बयान, जैसे ही जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया तो कई तरह के बयान सामने आए। आपको बता दें कि संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास उपराष्ट्रपति चुनाव में पर्याप्त बहुमत है, पूरी बहुमत है। इसके अतिरिक्त उनके अपने सहयोगी दलों का भी समर्थन मिलने का पूरा भरोसा है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जगदीप धनखड़ की जीत को सभी लोग मान रहे हैं कि वह अपने चुनाव से पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि एनडीए के पास उपराष्ट्रपति चुनाव में पर्याप्त बहुमत है। इसके अतिरिक्त उनके पास अपने सहयोगी दलों का भी समर्थन है और उनको पूरा भरोसा है कि उन सहयोगी दलों का समर्थन एनडीए को मिलेगा, जिसके चलते उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। धनखड़ राजस्थान की शेखावटी से चुने जाने वाले देश के दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इनसे पहले भैरव सिंह शेखावत साल 2002 में से लेकर साल 2007 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। आपको बता दें कि धनखड़ राजस्थान की शेखावटी से चुने जाने वाले देश के दूसरे राष्ट्रपति होंगे। राजस्थान से अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति राजस्थान से ऐसे धनखड़ दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे जो चुनकर उपराष्ट्रपति बनेंगे। आपको बता दें कि आखिर जगदीप धनखड़ के बारे में आपसे सारी बात साझा करते हैं। राजस्थान जिले के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 13 मई राजस्थान जिले के झुंझुनू जिले के किठाना गांव से 13 मई 1991 में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ। आपको बता दें कि खुद जेपी नड्डा ने संसदीय बैठक के बाद सभी बैठक में निर्णय लेने के बाद जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर आपको सीधा सुनाते हैं कि क्या कुछ जेपी नड्डा ने सदस्य की बैठक के बाद कहा और उन्होंने जब ऐलान किया। आपको सीधे सुनाते हैं जेपी नड्डा का वो बयान। जगदीप धनखड़ जी ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की
और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। तो राजस्थान के जगदीप धनखड़ के बारे में अब आपको हम बताते हैं कि कैसे उनके शुरुआती करियर की, शुरुआती जीवन की शुरुआत हुई, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद कब वह राजनीतिक करियर में आए और उसके बाद उनके राज्यपाल का किस हिसाब से कार्यभार रहा, किस हिसाब से उन्होंने पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का कार्य संभाला। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि उनके शुरुआती जीवन दौर के काल में क्या कुछ उन्होंने संघर्ष किया। जगदीप धनखड़ के बारे में आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ, जिसमें फिर थाना नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। जगदीप धनखड़ के बारे में बात करें तो जगदीप धनखड़ के पिता का नाम हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के पिता का नाम स्वर्गीय गोकुल चंद है और इनकी माता का नाम केसरी देवी है। राजस्थान के ये रहने वाले हैं, जिले के ये रहने वाले हैं। जगदीप धनखड़ के 4 भाई बहन हैं और वह अपने सभी भाई बहनों से दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इनके कुल मिला के अगर इनके भाई बहनों की बात करें तो इनके 4 भाई बहन हैं। धनखड़ के एक बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई बहन हैं। आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर हैं और जगदीप धनखड़ से बड़े भी एक और भाई हैं। धनखड़ ने अपनी शुरुआती शिक्षा झुंझुनू जिले के ही एक प्राथमिक विद्यालय में ली। उन्होंने अपनी शुरुआती दौर की जो शिक्षा ली थी वो झुंझुनू जिले के ही एक प्राथमिक विद्यालय में ली थी। धनखड़ ने प्राथमिक विद्यालय के बाद 5वीं तक ही वहाँ से शिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई दूसरी जगह से अपने जिले झुंझुनू जिले के प्राथमिक विद्यालय से सिर्फ उन्होंने 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। जगदीप धनखड़ ने गरदवा से एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की थी। आपको बता दें कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के बाद जगदीप धनखड़ रोज बच्चों के साथ 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल ही पढ़ने जाना पड़ता था। जिस तरीके से उस वक्त के हालात थे, जगदीप धनखड़ खुद अपने जिले से 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाते थे। चित्तौड़गढ़ के सैनिक नामक स्कूल में मेरिट के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन किया जा रहा था। इसमें फिर जगदीप धनखड़ ने भी हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर काफ़ी मेहनत करी है और हमेशा अपनी शिक्षा को लेकर वह अव्वल नंबर पर आते रहे हैं। सैनिक नाम स्कूल में जगदीप धनखड़ और इनके बड़े भाई को भी सेलेक्ट किया गया था और उनका एडमिशन वहाँ हो गया था। मतलब सैनिक नामक स्कूल में जगदीप धनखड़ का एडमिशन हुआ था, जहाँ से इनके भाई का भी एडमिशन इनके साथ हुआ था। चित्तौड़गढ़ के सैनिक नामक स्कूल में जगदीप धनखड़ ने अपनी आगे की पढ़ाई वहाँ से शुरू करी थी और उनके भाई भी वहाँ पर उनके साथ स्कूल पर पढ़े थे। जगदीप धनखड़ की अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो धनखड़ ने राजस्थान की यूनिवर्सिटी जयपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। धनखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही साल 1978 से लेकर साल 1969 के बीच 79 के बीच में वकालत की डिग्री हासिल की थी। आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, धनखड़ ने राजस्थान के विश्वविद्यालय से ही 1978 से 1979 के बीच में अपनी पढ़ाई की। जगदीप धनखड़ की साल 1979 में सुदेश धनखड़ के साथ शादी हुई। 1979 में ही जगदीप धनखड़ की शादी हो गई थी। सुदेश धनखड़ और जगदीप धनखड़ की बेटी का नाम कामना है और कामना की शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है। आपको बता दें कि इनकी एक बेटी भी है जिनकी शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है।
जगदीप धनखड़ की शुरुआती समय में एक वकील के रूप में सामने आए थे। अब इनके करियर पर जोर डाल देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इनके शुरुआती दौर से लेकर इनके करियर और इनके राजनीतिक करियर और इनके राज्यपाल रहने के कार्य को बता रहे हैं। आप सीधे तौर पर ए स्टार पर स्क्रीन को देख सकते हैं, जिस तरह से ग्राफिक्स के जरिए जगदीप धनखड़ के करियर के बारे में आपको सभी बातें पता चल रही हैं। अपनी काबिलियत के दम पर जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले जगदीप धनखड़ अपनी काबिलियत के दम पर सुप्रीम कोर्ट में वकील बने। धीरे धीरे धनखड़ ने वकालत में इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर ली कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का सुपर वकील भी कहा जाने लगा। जैसा कि राजनीतिक गलियारों में भी इनको लेकर काफ़ी आई है। ज़्यादातर विपक्ष के दलों से भी, विपक्ष गुट से भी कई बार हर कोई यही कहता है कि जगदीप धनखड़ संविधान के जानकार हैं। इस वजह से ही हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ अपने समय से ही बहुत अच्छे प्रचलित और सम्मानित वकील रहे हैं। इस वजह से ही उन्हें बार बार कहा जाता है कि उनको संविधान के बारे में काफ़ी नॉलेज है और वो संविधान को लेकर काफ़ी जानकार हैं और अपनी बातों को मुखर रूप से उठाते हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बनाए गए। आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने अपने करियर में काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। धनखड़ मात्र 35 साल की उम्र में ही राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि इन्होंने अपने करियर में काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं, सिर्फ मात्र 35 साल की उम्र में ही ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए थे। जगदीप धनखड़ को 1990 में सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला था, मतलब कि सीनियर लॉयर का दर्जा मिला था। 1990 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर का दर्जा हासिल हो चुका था। धनखड़ की बात करें तो धनखड़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के सदस्य भी रह चुके हैं। एक वकील के तौर पर सफल होने के बाद जगदीप धनखड़ एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने लगे। किस तरीके से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, इस बारे में आपको शुरू से लेकर बताते हैं। वकालत के बाद उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, तो किस तरीके से उनके राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुई आपको बताने के, क्योंकि कहा जाता है कि जाटों को, राजस्थान में जो जाटों के आरक्षण को लेकर जगदीप धनखड़ ने कई आंदोलन किए थे और मुख्य रूप से अपनी आवाज उठाई थी और जाटों को आरक्षण दिलाने में उनकी अहम भूमिका भी मानी जाती है। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद धनखड़ पॉलिटिक्स की दुनिया में आ चुके थे। उन्होंने राजनीतिक दुनिया में एंट्री कर ली थी। जगदीप धनखड़ ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता पार्टी से की थी। सबसे पहले उन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और अपने राजनीतिक जीवन में जो उनकी पहली पार्टी थी वह जनता पार्टी थी। 1989 में जनता पार्टी के टिकट पर धनखड़ अपने क्षेत्र झुंझुनू से लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़े थे। आपको बता दें कि 1989 में वह अपने ही क्षेत्र, अपने ही जिले से, झुंझुनू जिले से लोकसभा के चुनाव में खड़े हुए थे। धनखड़ को अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई थी, भारी वोटों से वो जीते थे और जिस वजह से उनका नाम और ज़्यादा प्रचलित हो गया था। अपने जिले में उनका नाम काफ़ी ज़्यादा था और सीनियर वकील के तौर पर रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था और जिसके बाद उनको भारी वोटों से जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार लोकसभा पहुंच गए थे। उन्होंने अपना चुनाव, लोकसभा चुनाव अपने जिले से लड़ा, उसके बाद भारी वोटों के अंतर से वो जीते और पहली बार लोकसभा में पहुंचे। ये आज़ाद भारत का 9वां लोकसभा चुनाव था जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी। आपको बता दें कि जब लोकसभा का इलेक्शन जीते थे, ये आज़ाद भारत का 9वां ऐसा इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था। साल 1989 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद धनखड़ तकरीबन 2 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। वे सिर्फ 2 साल तक ही लोकसभा के सदस्य बने रहे। लोकसभा में भारी अंतरों से जीत के बाद सिर्फ 2 साल तक ही उन्होंने कार्यभार संभाला। 1990 में जगदीप धनखड़ को केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी बनाया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, उनको राज्य मंत्री भी बना दिया गया था और 1990 में ही उन्होंने को ये चीज़ उपलब्धि हासिल हुई थी। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने 1989 में ही वीपी सिंह और 1991 में चंद्रशेखर की सरकार के साथ काम किया था। अब जैसे कि हमने बता दिया कि वीपी सिंह की सरकार में भी उन्होंने काम किया। 1991 की अगर बात करें तो चंद्रशेखर की सरकार में भी उन्होंने काम किया। सरकार गिरने के बाद साल 1991 में देश में दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए थे
इस दौरान आपको बता दें कि जिस वक्त 1991 में सरकार गिरी थी तो तब दोबारा लोकसभा के चुनाव लड़ने पड़े थे। तो इस चुनाव में जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया था, जिसके बाद धनखड़ ने जनता पार्टी को छोड़ दिया था। मतलब कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि उनके राजनीतिक करियर की, जब उनको दोबारा लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो उन्होंने जनता पार्टी को छोड़ दिया। जनता पार्टी को छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। आपको बता दें कि जनता पार्टी छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ कांग्रेस पार्टी में भी रहे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद 1991 में धनखड़ ने कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान के अजमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया था, तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और अजमेर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा। इस लोकसभा चुनाव में जगदीप धनखड़ को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद और कांग्रेस से उन्हें लोकसभा का टिकट मिलने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रासा सिंह रावत ने जगदीप धनखड़ को हरा दिया था। जैसे कि बीजेपी के रासा सिंह ने जगदीप धनखड़ को वहां से हराया था। चुनाव में वो दोनों आमने सामने थे और जगदीप धनखड़ को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के 2 साल बाद ही जगदीप धनखड़ ने अजमेर के किशनगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। मतलब कि 2 साल बाद ही, लोकसभा के 2 साल बाद ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अजमेर से फिर इस विधानसभा चुनाव में जगदीप धनखड़ को जबरदस्त जीत मिली और वह विधायक बन गए। इस दौरान जब कांग्रेस 2 साल बाद ही उन्होंने लोकसभा के चुनाव के हारने के बाद 2 साल बाद विधायक का इलेक्शन जीता, तो 1993 की बात से लेकर 1998 तक जगदीप धनखड़ किशनगढ़ से विधायक के तौर पर काम करते रहे। 1993 से लेकर 1998 तक वह किशनगढ़ से विधायक रहे। जगदीप धनखड़ कांग्रेस के टिकट पर 1996 से झुंझुनू से लेकर एक लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि इसी बीच में वे कांग्रेस के टिकट पर 1996 से अपने विधायकी के दौर के दौरान पर भी झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में जगदीप धनखड़ तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि पहली बार चुनाव में जीत मिलने के बाद, दूसरी बार लोकसभा का टिकट ना मिलने के बाद, तीसरी बार लोकसभा का टिकट कांग्रेस से मिलने के बाद भी वो तीसरे नंबर पर आए। आपको बता दें कि 5 सालों तक कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़कर 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 5 सालों तक कांग्रेस के विधायक के तौर पर पार्टी के आलाकमान सिस्टम की वजह से धनखड़ कांग्रेस छोड़ चुके थे। आपको बता दें कि 2003 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जगदीप धनखड़ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास लोगों में से एक रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जाट हैं, किसान परिवार से आते हैं। उसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के खास भी रह चुके हैं। काफी समय से बीजेपी के संगठन में काम करने पर धनखड़ 30 जुलाई 2019 को बंगाल के 28वें राज्यपाल बन गए। आपको बता दें कि गवर्नर पश्चिम बंगाल से उनको गवर्नर बनाया गया। काफी समय तक बीजेपी में वे काम करते रहे, जिसके बाद उनको इसका मुनाफा देखने को मिला। जगदीप धनखड़ को बंगाल के राज्यपाल के तौर पर शपथ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई थी और 2019 जुलाई के महीने में वे गवर्नर बनाए गए थे। राज्यपाल के तौर पर उनका क्या करियर रहा, अब इन बातों पर हम अपने ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि राज्यपाल के तौर पर धनखड़ का करियर किस तरीके का रहा। जगदीप धनखड़ 30 जुलाई 2019 को बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, बंगाल के गवर्नर बन गए थे। फिर राज्यपाल गवर्नर बनने के बाद किस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, किस तरीके से हर बात को मुख्य तौर पर उन्होंने सामने लाए। बंगाल के राज्यपाल के तौर पर धनखड़ कई बार ममता सरकार की तीखी आलोचना कर चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है और नोक-झोंक भी देखने को मिलती है। अपने कार्यकाल के दौरान धनखड़ ने कई बार ममता सरकार पर सीधे तौर पर टक्कर ली है, सीधे तौर पर मुखर होके उन पर हमला भी किया है। आपको बता दें कि पूरे अपने कार्यकाल में लगातार वह डायरेक्ट ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भिड़ते रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ खुले तौर पर कई बार कह चुके हैं कि बंगाल में लोकतांत्रिक हालात ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी
ठीक नहीं है। यहाँ की राजनीति पर भी वो कई कमेंट कर चुके हैं। राजनीति को लेकर भी साफ तौर पर वो बोलते हैं कि आज की राजनीति अच्छी नहीं है। धनखड़ ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि पश्चिम बंगाल ज्वालामुखी पर बैठा है और कभी भी क्रिटिकल स्टेज है। आप ये चुनाव के दौरान हुई हिंसा, बंगाल में हिंसा हुई थी, उसके बाद एक दौर ऐसा आया था कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि पश्चिम बंगाल एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और कभी भी यहाँ क्रिटिकल हालात हो सकते हैं, कभी ही हालात यहाँ बिगड़ सकते हैं। इस तरह के बयान जगदीप धनखड़ हमेशा मुखर होकर बोलते रहे हैं और सामने आके बोलते रहे हैं। धनखड़ ने बंगाल की राज्य सरकार के रवैये पर सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा था कि बंगाल में लोकतांत्रिक नाम की कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा था लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज अब बंगाल में नहीं बची है। डायरेक्ट उन्होंने मुख्यमंत्री को कहते हुए ये कह दिया था कि पूरे पश्चिम बंगाल में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। धनखड़ ने कहा था कि बंगाल में रहते हुए अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो एक ही रास्ता है, सत्ताधारी पार्टी के साथ आ जाओ। सीधे तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार पर विपक्ष हमला करता है, इस तरीके से ही राज्यपाल धनखड़ लगातार ममता बनर्जी पर हमला करते रहे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपको अगर बंगाल में अच्छी जिंदगी बितानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो बंगाल में सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी सरकार है, उनके साथ आ जाओ तो आप सभी पूरा सेफ हो जाएंगे। धनखड़ ने अभी हाल ही में उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में कानून नहीं शासक का राज है। उन्होंने सीधे तौर पर अगर कहा जाए, देखा जाए तो तानाशाही का हल्का सा जिक्र किया उन्होंने। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि जगदीप धनखड़ का सलमान खान के साथ भी कनेक्शन है। ये क्या कनेक्शन है, हम आपको अपने ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सलमान खान के साथ जगदीप धनखड़ का क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन निकल के आता है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी धनखड़ का हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान से भी कनेक्शन निकल के सामने आया, जिसको हम आपको अपने ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके का उनके कनेक्शन सलमान खान से रहे। सलमान खान के ऊपर 1998 में जोधपुर में हम साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था। जिस तरीके से सभी को यह पता है कि सलमान खान के ऊपर हम साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरन के मारने का आरोप लगा था। सलमान खान के इस केस को जगदीप धनखड़ ही लड़ रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें कि सलमान खान का जो ये केस था काले हिरन को मारने का, इस केस को खुद जगदीप धनखड़ लड़ रहे थे। जगदीप धनखड़ को सलमान खान की अधिवक्ता देवानंद गहलोत ने इस केस के लिए चुना था। आपको बता दें कि सलमान खान जगदीप धनखड़ को सलमान खान के केस के लिए खुद वकील ने चुना था। देवानंद गहलोत वकील थे जिन्होंने इनको चुना था। इस केस की सुनवाई के दौरान जगदीप धनखड़ सलमान खान को जमानत दिलवाने में कामयाब भी हो गए थे। जैसा कि मैं शुरुआती दौर में बताया था कि अपनी पढ़ाई को लेकर किस तरीके से वो हमेशा अव्वल रहते थे। जगदीप धनखड़ हमेशा से ही पढ़ाई के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में अपने लॉयर के पद पर भी हो तो उन्होंने सभी पदों पर अच्छा काम किया। इस तरीके से उन्होंने सलमान खान को जमानत भी दिलाई। अदालत में जमानत मिलने के बाद जगदीप धनखड़ और सलमान खान की मुलाकात भी हुई थी, जिसका फोटो उस वक्त वायरल भी हुआ था। और आज जब से वह उपराष्ट्रपति बने हैं तो उनके फोटो फिर से वापस गलियारों में दिखने लगे हैं। उनके 1998 के टाइम की फोटो जब वह सलमान खान का केस लड़ रहे थे, काले हिरन मारने वाले का केस लड़ रहे थे, उनको उन्होंने जमानत भी दिलाई थी। उस वक्त के फोटो भी तस्वीरों में साफ तौर पर सामने आए थे। तो हमने ग्राफिक्स के जरिए में हमने आपको बताया किस तरीके तो हमने अपने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि किस तरीके से शुरुआती जीवन जगदीप धनखड़ का रहा, किस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा, किस तरीके से उन्होंने राज्यपाल का कार्यभार संभाला, किस तरीके की उपलब्धियां उन्होंने अपने जीवन में ली और सलमान खान से उनका क्या कनेक्शन रहा। इन सभी बातों पर जोर डाला। लेकिन हम अब
वापस लौटते हैं एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ पर, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का। असल में ममता बनर्जी का जब से एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की है, तब से ममता बनर्जी का बयान सामने नहीं आया है। एक और बात साफ निकलकर सामने आई है, आपको बता दें कि जिस अभी हाल ही में आज विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा की गई। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार बनाई गई। इस दौरान ममता बनर्जी का बयान सामने नहीं आया। इस दौरान भी खुद शरद पवार ने अपने ही घर से इस बात का ऐलान करा। हम आपको बताते हैं कि जगदीप धनखड़ को लेकर इतनी जल्दबाजी का फैसला और सब लोग इस फैसले से क्यों अचंभे में आ गए थे, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने फैसलों को लेकर चर्चाओं में रहती है और हमेशा ही अपने फैसलों को लेकर अलग से चर्चाओं में रहती है। माना जाता है कि आखिरी दौर तक आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बना सकती है, किसको वो चुनाव लड़ाएगी या कौन से ऐसे फैसले लेगी भारतीय जनता पार्टी। वह अचानक में ऐसे फैसले लेते हैं और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा देते हैं। चारों ओर बयानों का दौर शुरू चलने लगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेती है तो चारों ओर राजनीति में राजनेताओं के बयानबाजी चालू हो जाती है। इस तरीके से ही खुद जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद हुआ। सारे राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी आने लगी, विपक्ष नेताओं की बयानबाजी आने लगी, पक्ष नेताओं की बयानबाजी आने लगी, ट्वीट्स सामने आने लगे कई सारे। जगदीप धनखड़ के सपोर्ट्स में कई लोग आ गए। जगदीप धनखड़ को लेकर फिर कई लोग बातें भी मनाने लगे। एकदम से सामने आता है कि राज्यपाल के तौर में रहते हुए उनकी ममता बनर्जी के साथ कितने कैसे हालात रहे, इसको लेकर भी सामने कई बार बात सामने आई। क्योंकि देखा गया है कि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है और वह हमेशा ही अपने बयानों को लेकर आमने सामने रहते हैं। लेकिन बात करें जगदीप धनखड़ की तो वह अपनी आवाज को मुखर तौर पर उठाते रहे हैं। सीधे तौर पर वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हमला करते रहे हैं। सीधे तौर पर वो अपनी बातों को आगे उठाते रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था जब वह राजनीति में सही थे और जाटों के आरक्षण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। सीनियर लॉयर रह चुके हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं जगदीप धनखड़। तो इस तौर पर वो डायरेक्ट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर हमला करते हैं और इस बात से वह डरते नहीं हैं और मुखर होकर अपनी आवाज बोलते हैं। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कई बार नोकझोंक देखने को मिली है। बीच में एक आधा बार उनमें सुलह के आसार देखने को मिले थे, लेकिन यह संभावना थोड़ी ही देर की रही थी। अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब राज्यपाल ने अपने ट्वीट के जरिए सरकार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में न खड़ा हो। हर वक्त राज्यपाल हर किसी को, प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस हो, सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, सबको कटघरे में खड़े करते हैं। चाहे कोरोना का मुद्दा हो, राशन बांटने का मुद्दा हो, चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद होने वाली हिंसा हो। आपको पश्चिम बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई, उस हिंसा को हो, चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां हो उसको हो, राशन बांटने का काम पश्चिम बंगाल में जो किया था वो हो, और कोरोना के वक्त कोरोना के मुद्दे को लेकर वह हमेशा, या फिर तूफान के बाद जो राहत बचाव का कार्य किया गया था, हमेशा राज्यपाल सरकार पर हमले करते रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर वह सरकार को टोकते रहे हैं और हमले करते रहे। नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि ममता ने एक बार धनखड़ को ट्विटर पर भी ब्लॉक कर दिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन यह नाराजगी स्थायी नहीं रही। अब इसी हफ्ते में दार्जिलिंग में राज्यपाल ने ममता को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ चाय पीते हुए तस्वीरों में ट्विटर पर देखा था। लेकिन ये कयास नहीं लगाए जा सकते कि क्या ममता बनर्जी और धनखड़ के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल कई उठते हैं कि आखिर अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी उनका सपोर्ट करेंगी?
तो क्या ममता बनर्जी अंदर खाने कहीं ना कहीं उनको लेकर शांत हो जाएंगी? क्या ममता बनर्जी उनके विरोध में आवाज उठाएंगे? इस तरीके के सवाल कई लोग उठा रहे हैं। आपको बता दें कि धनखड़ ने बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा के संदर्भ में एक बार यह भी कहा था कि राज्य में किसी तरह का लोकतंत्र का गैस चैम्बर बनता जा रहा है और वहां मानवाधिकार संकट में है। धनखड़ ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर उनकी तरफ से मांगी गई जानकारियां नहीं दी हैं। राज्यपाल उन्होंने कहा था कि गवर्नर के तौर पर मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से गवर्नर के तौर पर कई जानकारियां मांगी थी, पर उन्होंने जानकारियां नहीं दी थी। इस तरीके की बात वो कई बार उठाते रहते हैं, उठा चुके हैं। लेकिन एनडीए ने क्यों राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवार बनाया है? इस तरीके का फैसला अचानक से क्यों लिया गया? क्यों गलियारों में गर्मागर्मी मची? इसका सीधे तौर पर इसलिए भी देखा जा सकता है कि मेघालय के राज्यपाल हम आपको बता दें कि क्यों एनडीए सरकार हम आपको बता दें कि क्यों एनडीए सरकार ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बनाया। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कई सवाल इस तरीकों को लेकर उठ रहे हैं। एनडीए के फैसले को कई लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, कई लोग राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि एनडीए ने ये फैसला, भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला इसलिए भी किया है क्योंकि एक राज्यपाल और है, मेघालय के राज्यपाल सतपाल। लगातार वो केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं, लगातार वो उनकी नीतियों को लेकर बोलते रहे हैं, किसान मुद्दे को लेकर भी वो बोलते रहे हैं, जाटों को लेकर भी हमेशा वो बोलते रहे हैं। हरियाणा का दौरा हो, इससे पहले अगर किसान आंदोलन की बात हो, अगर कुछ भी बात को लेकर या सरकार की तरफ से जो भी योजना आती है, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने बयान दिया था, किसान आंदोलन के दौरान उनके बयान सामने आए थे, उस तरीके से ये पता लगता है कि राज्यपाल की भूमिका में रहते हुए भी वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे। इस वजह से उनके दबाव को, उनके प्रभाव को थोड़ा कम आलंकन करने के लिए एनडीए ने सरकार ने एक और राज्यपाल को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उन्होंने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। इसलिए भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि सतपाल मलिक लगातार मुखर होकर विपक्ष की तरह भूमिका निभाते हुए केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। ऐसे ही एक राज्यपाल और हैं पश्चिम बंगाल के, हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की, जो कि ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर रहे हैं, मुखर होकर अपनी आवाज़ ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते रहे हैं, उनकी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव के बाद की हिंसा हो या फिर बंगाल एक ज्वालामुखी पर बैठे होने वाला बयान हो, वो लगातार पश्चिम बंगाल और कई प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को, खुद मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ते रहे हैं, क्योंकि वे गवर्नर हैं, गवर्नमेंट से चुन के आए हैं। एक और मेघालय की तरफ दूसरे राज्यपाल भी हैं, ताकि उनके प्रभाव को कम आंका जा सके। इस वजह से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल को ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया हो। दूसरी तरफ एक और बात हम इससे स्पष्ट होती है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी पर वो मुखर रहे हैं, लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते रहे हैं, इसको लेकर भी उनके कद को बढ़ावा मिले, उनकी मेहनत को सफलता मिले। इस वजह से भी एनडीए सरकार ने उनको उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाया है, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी के सामने वो घुटने नहीं टेकते हैं, लगातार मुखर होकर बोलते हैं, अपनी आवाज़ों को उठाते हैं, अपनी चीज़ों को उठाते हैं। पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा, पश्चिम बंगाल में चल रही विरोधी गतिविधियां गिनाते हैं, पश्चिम बंगाल में जितने भी काम बचे हैं उनको गिनाते हैं, और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री विपक्ष के तौर पर बड़ी भूमिका निभाने वाली ममता बनर्जी को हमेशा दबाते हैं और उनके सामने कभी घुटने नहीं टेकते। इस वजह से भी कहा जा रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया।
तो इस तरीके की बात राजनीतिक गलियारों में उठ रही हैं। इस वजह से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोग ममता बनर्जी को लेकर बोल रहे हैं, कई लोग राज्यपाल को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन एनडीए के बाद एक और राज्यपाल का नाम सामने आया। राजस्थान से रही राज्यपाल, गोवा से रही राज्यपाल। हम बात कर रहे हैं मार्गरेट अल्वा की, जो कि विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई हैं। मार्गरेट अल्वा राजस्थान से भी राज्यपाल रही हैं, गोवा से भी राज्यपाल रही हैं। तो जिस तरीके से जैसे ही एनडीए ने एक दिन पहले एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की घोषणा की, इस तरीके से ही अब विपक्ष ने भी एक दिन बाद ही जो पहले राज्यपाल रह चुकी हैं गोवा की, राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं, उनका नाम सामने लिया है। और ये नाम महाराष्ट्र में शरद पवार के आवास से घोषणा की गई। इस नाम की घोषणा शरद पवार के आवास से की गई। सीधे तौर पर उन्होंने जिस वक्त विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, तो उस वक्त खुद शरद पवार मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी किसी और कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं, इसको लेकर वे अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन हालांकि हम उनको ये सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं और उनसे सीधा जुड़े हुए हैं। खुद उन्होंने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा का सपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर उनसे, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उनसे आग्रह किया जाएगा कि वह हमारे कैंडिडेट, हमारे उम्मीदवार को समर्थन करें। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।